हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम लोग देखेंगे जो आपका चौथा फैक्टर अफेक्टिंग था कार्बोनिल में, वो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में था। अब देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ने को बोला था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में A3B3 टाइप का जो सिस और ट्रांस होता है उसको पढ़ लेने के लिए देखो मैंने यहाँ पे बता भी दिया है। जो A3B3 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक सिस फॉर्म जिसको हम फेसियल बोलते हैं और दूसरा ट्रांस फॉर्म जिसको हम मेरिडियोनल बोलते हैं। देखो इसको हम लोग मर आइसोमर बोलते हैं या मेरिडियोनल बोलते हैं, ठीक है, मेरिडियोनल या इसको सिंपल मर कहा जाता है और ये आपका फैक आइसोमर है, ठीक है, फैसियल आइसोमर बोलते हैं। ये सिस होता है जिसका पॉइंट ग्रुप C2V है और ये आपका ट्रांस है जिसका पॉइंट ग्रुप C3V है। इसमें करना क्या होता है, एक A टाइप के लिगेंड को टॉप पे रख दो और दूसरा B टाइप के लिगेंड को एक्सियल पे, मतलब एक A और एक B को एक्सियल पे रख दो और दो A को इक्वेटोरियल, दो B को इक्वेटोरियल। तो इसमें आप देखिए ये जो लिगेंड है तीनों फेस जो A है, ये सब अगर हम मान लें कि ये ऑक्टाहेड्रल आपका है, जैसे सपोज करो कि हमारे पास कुछ ऐसा हम ले लेते हैं प्लेन टाइप मॉलिक्यूल, सपोज करो ये है, ठीक है, ये कॉपी है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या है कि ये एक चौक आपका एक्सियल हो गया, ठीक है, और एक चौक इसके जस्ट नीचे होगा एक्सियल। तो करना क्या है, एक को यहाँ पे रखिए टॉप पे और दो A को इन दोनों कॉर्नर पर रख दीजिए, ठीक है। और सिमिलरली एक B को नीचे रखिए यहाँ पे नीचे और दो B को इस जगह पर रख दीजिए। तब देखिए होगा क्या, यहाँ पे जो A है ऊपर और ये A और ये A, अगर इन दोनों पे से ट्रायंगल डालें तो दोनों ट्रायंगल क्या आएगा, एबव द फेस, इधर आ रहा है सेम फेस पे, और इधर का जो डालेंगे वो कहाँ जाएगा, नीचे फेस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से है, ये एक फेस ऊपर आ रहा है और एक फेस नीचे, तो सारे लिगेंड क्या है, फेस पे हैं। A टॉप फेस पे है और B बॉटम फेस पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फैसियल या फैक आइसोमर। और ये सब देखिए आपस में सिस हैं, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। अगर ये मान ले A है तो B A और A यहाँ पे है, तो इन तीनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे सब क्या है, सिस फॉर्म। और ये आपका क्या है, मेरिडियोनल या ट्रांस आइसोमर इसको बोलते हैं हम लोग। इसमें देखिए है क्या, A और A एक्सियल रख दिया तो आपस में ट्रांस हो गए, B और B आपस में क्या हो गए, ट्रांस हो गए, और ये A और B आपस में क्या हो गया, ट्रांस हो गया। तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था CSIR में, हम अभी डिस्कस करेंगे क्या है। अगर इस केस की बात करें तो हमें देखिए क्या मिलता है कि सारे जो AB टाइप के लिगेंड हैं ऑल आर ट्रांस टू ईच अदर। देखिए AB ट्रांस और AB ट्रांस, ये भी आपके ट्रांस है। तो यहाँ पे दो टाइप का लिगेंड अरेंजमेंट है, एक है आपका इक्वेटोरियल, दूसरा है एक्सियल। तो टू टाइप अरेंजमेंट होने से इसमें दो टाइप के स्ट्रेचिंग मिलेंगे, दो IR बैंड आपको अपीयर होता है। फैसियल आइसोमर हमेशा दो IR बैंड देगा बिकॉज ऑफ लिगेंड ऑफ अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड है वो दो टाइप से है। तो आपको इसमें आपको फैसियल में 2 आइसोमर मिलेंगे, सॉरी एक फैसियल आइसोमर में आपको 2 IR बैंड मिलेंगे। दूसरा आपका है टाइप मेरिडियोनल। मेरिडियोनल देखो ट्रांस टाइप का है, इसमें दो AB सिस हैं और एक AB ट्रांस पे है। अगर हम इन दोनों AB को देखें, ये देखो सिस है, इन दोनों AB को देखो तो सिस है। कैसे है, आपका ये एक A ऊपर हो गया और B प्लेन पे 90 डिग्री, सिमिलरली एक A नीचे और B यहाँ पे प्लेन पे, AB 90 डिग्री, और ये दोनों AB आपस में क्या हैं, ट्रांस पे हैं। तो ये आपका हो गया दो सिस और एक ट्रांस, तीन टाइप का अरेंजमेंट है। इसीलिए इसमें आपको क्या होता है, 3 IR बैंड अलग अलग मिलेंगे, 3 CO स्ट्रेचिंग आपको मिलता है, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि कैसे अफेक्ट होगा CO स्ट्रेचिंग। तो फेसियल पे अगर हम ये लिगेंड, यहाँ पे जो लिगेंड सिस्टम है, अगर हम A बराबर कार्बोनिल मान लें, कोई भी मान सकते हो, कार्बोनिल मान लेते हैं यहाँ पे है, और आप V को वैरी करोगे, B को वैरी करोगे, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, देख लीजिए, मोलिब्डेनम ट्राई कार्बोनिल और 3 अलग अलग लिगेंड है। तो इसके पाई एसिडिटी पे सब कुछ डिपेंड करेगा, किसका पाई एसिडिटी क्या है। हमने इस केस में देखा तो हमें 2 मिला,
2092 2055 दो डिफरेंट, यहाँ पे 240, यहाँ पे 1977, यहाँ पे 1947 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है। वो देखो किस वजह से, इस लिगेंड की वजह से। इस लिगेंड सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखिए तो पाई एसिडिटी का ऑर्डर आपको याद होगा, सबसे अच्छा पाई एसिडिटी यहाँ पे है, फिर आपका PCl3 में, फिर एक PCl PH2 में, PPH3 से ज़्यादा अच्छा होगा, एक Cl लगा हुआ है, फिर PMe3 में। तो है क्या, पाई एसिडिटी जितना अच्छा होगा ट्रांस लिगेंड का पाई एसिडिटी जितना अच्छा होगा उतना बेहतरीन आपको CO स्ट्रेचिंग मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको CO स्ट्रेचिंग ऑब्जर्व होगा। जैसे जैसे पाई एसिडिटी घट रहा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी देखिए क्या है, स्ट्रेचिंग जो वेव नंबर है वो भी डिक्रीज कर रहा है। तो कुल मिला के आपको क्या देखना है कि दिए गए लिगेंड सिस्टम में पाई एसिडिटी का क्या ऑर्डर है, इसको बनाइए। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आपको अरेंज करना है CO के स्ट्रेचिंग फॉर्म में। वो क्वेश्चन मैं अभी लिख दे रहा हूं, आप इसको अरेंज करिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दूं, इसको बनाइए। देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यू CO। क्वेश्चन ये है, अरेंज following complex in their decreasing order of new CO or increasing order of new MC स्ट्रेचिंग। ठीक है, इसके ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स देखिए क्या क्या है जो आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया गया है। मैं सारे कॉम्प्लेक्स लिख दे रहा हूं। ये कॉम्प्लेक्स है बाबा, फैसियल है, कोई भी मेटल कॉमन रखेंगे, CO3 NO3। दूसरा है फैसियल MCO3 एंड POR होल थ्राइस। तीसरा है फैसियल NET3 का होल थ्राइस CO थ्राइस। चौथा है फैसियल MPPH3 का होल थ्राइस एंड CO का होल थ्राइस। और पांचवा है MPCl3 का होल थ्राइस एंड CO का होल थ्राइस। अब इसमें आपको क्या बताना है कि डिक्रीजिंग CO या इंक्रीजिंग MC स्ट्रेचिंग। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बस पाई एसिडिटी का है। अगर हम इन सारे लिगेंड को देखें जो वेरी किया गया है, इन सारे वेरिएबल लिगेंड में हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे जो NO है दिस इज पाई एक्सेप्टर है ना, यहाँ पे जो POR3 है दिस इज पाई एक्सेप्टर, ये जो है वो सिग्मा डोनर है। हमें इसको लगाते चलना है तभी का आपको हम लोग इसको क्वांटिफाई कर पाएंगे। दिस पाई एक्सेप्टर PPH3, सिमिलरली PCl3 भी क्या है, पाई एक्सेप्टर है। अब देखिए अगर पाई एसिडिटी बढ़ेगी, हमने देख रखा है पाई एसिडिटी बढ़ेगी तो न्यू CO इंक्रीज करेगा और न्यू MC डिक्रीज करेगा। ये आपको अच्छे से पता है
क्योंकि पाई एसिडिटी जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो उतना मेटल से पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, CO का बैक बॉन्डिंग घटेगा और CO स्ट्रेचिंग बढ़ जाता है। और अगर पाई एसिडिटी डिक्रीज कर गई बाबा, तो फिर जो न्यू CO है वो डिक्रीज करेगा, न्यू MC क्या होगा, न्यू MC इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो है BBC इंक्रीज करेगा, यहाँ पे जो BB था वो डिक्रीज करेगा, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करता। तो हमें क्या देखना है, इस केस में अरेंज करना है कि पाई एसिडिटी का अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO लगाना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई एसिडिटी और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सिग्मा डोनर, ये देखना है। तो आप देखिए इन सब में जो पाई एसिडिटी का ऑर्डर है, पाई एसिडिटी का ऑर्डर है, सबसे बढ़िया पाई एसिडिटी कौन है, NO था, NO। फिर उसके बाद देखिए PCl3 हो गया। उसके बाद कौन है बाबा, POR। उसके बाद कौन है, उसके बाद है आपका PPH3। फिर कौन है, सिग्मा डोनर है, NET क्या है, सिग्मा डोनर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग, देयरफॉर CO has strong CO and weak MC। तो अगर हमारा नाइट्रोसिल जो है वो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कर लेगा तो आपके जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो मजबूत हो जाएगा, मेटल कार्बन बॉन्ड वहाँ पे वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू CO क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और यहाँ पे न्यू CO मिनिमम। तो ये पाई एसिडिटी का ऑर्डर है, इसी को अगर हम रिवर्स कर दे न्यू CO के डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये हो जाएगा, अगर हम नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 तो यहाँ हो जाएगा 5 4 3 2 1। मतलब कि जो सबसे, ऐसे कह सकते हो 1 2 3, गलत कर दिया मैं, हमें लगाना है न्यू CO का न्यू CO का डिक्रीजिंग लगाना है। तो सबसे कम किस में मिलेगा, 5वें में, ठीक है। तो 5वें में डिक्रीजिंग लगाना है का मतलब हमारा सबसे कम 5वां है। तो ऑर्डर यही रहेगा आपका, NO का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर PCl3 का हो जाएगा, फिर POR3 का हो जाएगा, फिर PPH3 का हो जाएगा, सबसे खराब Ne3 में आएगा। तो यहाँ पे मैक्स न्यू CO और यहाँ पे मिनिमम न्यू CO ऑब्जर्व होगा। बस यही क्वेश्चन आपको करना था। आपको देखना है पाई एसिडिटी लगा के आराम से आप बता सकते हो, ठीक है। अब ये आखिरी बचा हुआ इसमें बॉन्डिंग नेचर ऑफ कार्बोनिल, उसको बता दूं मैं। इसके बाद हम लोग क्लस्टर पे चलेंगे। देखिए अब हम क्या बताने वाले हैं। बॉन्डिंग मोड ऑफ कार्बोनिल, बॉन्डिंग या बाइंडिंग मोड कह सकते हो, मोड ऑफ कार्बोनिल, बाइंडिंग मोड ऑफ कार्बोनिल। इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखिए क्या है, हमने आपको बताया था कि कार्बोनिल क्या हो सकता है, फ्री स्टेट में भी, और मोनोन्यूक्लियर, बाइन्यूक्लियर, ट्राइन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर, ये आपका कोऑर्डिनेट हो सकता है, मोनो कोऑर्डिनेट, डाई कोऑर्डिनेट, ट्राई कोऑर्डिनेट और टेट्रा कोऑर्डिनेट। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमारा कार्बोनिल है, दिस कार्बोनिल में बी टर्मिनल और ब्रिज। तो इसको बाइंडिंग मोड से ज़्यादा अच्छा है ब्रिजिंग मोड कर लो, बाइंडिंग मोड तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, दिस इज ब्रिजिंग मोड, ब्रिजिंग मोड ऑफ
CO। तो CO क्या है? इट हैव मोनोडाई और टेट्रा टाइप ऑफ ब्रिजिंग। इट इज अ बेस्ट गुड ब्रिजिंग कह सकते हो, ये बढ़िया ब्रिजिंग करता है। तो ब्रिजिंग कैसे आइडेंटिफाई होगा? तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स में CO कैन अंडरगो ब्रिजिंग in various cluster और मेटल कार्बोनिल्स, ये बहुत सारा ब्रिजिंग कर सकता है। मेटल कार्बोनिल ये कर सकता है ब्रिजिंग। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब ब्रिजिंग होगा तो पहचानेंगे कैसे? तो अपने पास है क्या? IR। IR इज ए गुड टूल to identify the bridging nature of carbonyl। अब पूछोगे नहीं क्यों, कैसे पहचानेगा? तो आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से कार्बोनिल के ब्रिजिंग नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखिए, हमने पढ़ा था कि CO फ्री स्टेट में हो सकता है, CO मोनो न्यूक्लियर हो सकता है, ठीक है, CO बाई न्यूक्लियर हो सकता है, CO ट्राई न्यूक्लियर हो सकता है। बहुत रेयर होता है जब ये टेट्रा न्यूक्लियर हो, इन वेरी रेयरेस्ट केस। नॉर्मली तो नहीं होता है, बहुत ही रेयरेस्ट एंड रेयर केस में ये टेट्रा न्यूक्लियर भी हो सकता है। दिस इज μ4, दिस इज μ3 एंड दिस इज μ2। ये आपका μ1 केस है, जहाँ पे ब्रिजिंग है नहीं इसको म्यू ना लिखो, और ये आपका फ्री है, ये आपका मोनो, या कह सकते हो टर्मिनल। तो देखो भैया, कैसे कैसे IR पहचानेगा? अगर फ्री स्टेट है तो बैक बॉन्डिंग 0, अगर 1 मीटर लगा तो बैक बॉन्डिंग थोड़ा सा बढ़ेगा, 2 मीटर लगेगा तो और ज़्यादा बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग, 3 लगाओगे तो और ज़्यादा बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड होगा, 4 लगा दोगे तो बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज होगा, बैक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। तो जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, हम उतना ही ज़्यादा डिक्रीज पाएंगे इस CO स्ट्रेंथ में। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेटर नंबर ऑफ मेटल और मेटल और कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, मेटल और सिंपल ग्रेटर नंबर ऑफ मेटल थ्रू विच कार्बोनिल इज coordinated, therefore back bonding magnitude increases, hence new CO decrease। जैसे जैसे नंबर ऑफ M बढ़ता चला जाएगा, ब्रिजिंग बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका जो IR का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज करता जाएगा, ड्यू टू मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता चला जाएगा। और आपको मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है, फ्री कार्बोनिल का जो होता है वो 21-43 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आप जब ब्रिजिंग करते हो मोनो, तो आपको मैंने बताया था कि जब मोनो ब्रिज करते हैं तो ये वैरी कर जाता है 210 टू अप्रॉक्सीमेटली है 210 टू 1850 तक। डाई न्यूक्लियर होता है तो ये 1700 से 1850 के बीच में रहता है सेंटीमीटर इनवर्स। जब आपका ट्राई न्यूक्लियर करते हो तो ट्राई न्यूक्लियर में करीब अप्रॉक्सीमेटली होता है 16 टू 17 के अप्रॉक्स, और यहाँ पे लेस देन 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे डाउन होता चला जाता है
कम होता चला जाता है टेट्रा न्यूक्लियर में, बट इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही कम हैं, ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स हैं। तो आपका मोनोडाइट्राई आप IR फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्प्शन जो हुआ है इसमें उससे पहचान सकते हो कि दिया गया कार्बोनिल जो था हमारा, दिए गए कार्बोनिल में किस टाइप का बॉन्डिंग मूड है, किस टाइप के ये बॉन्डिंग कर रहे हैं डाई और ट्राई में। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग कार्बोनिल को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे इस चीज़ को। अब पढ़ेंगे क्लस्टर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कार्बोनिल के रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इसको पूरा कर लीजिए, एक लेक्चर में पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताने में लगाऊंगा। अगला लेक्चर जो होगा इसमें 80 इलेक्ट्रॉन रूल से लेके सारे न्यू फ्रिक्वेंसी मेटल स्ट्रेंथ सब पे एक क्वेश्चन कराऊंगा। कम से कम आपको 25-30 क्वेश्चन पे करा देंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा कंपाइल होकर बाइंड हो जाए। प्लीज़ आप पीछे के सारे लेक्चर प्रॉपरली देखिए, आपको पूरा लग जाएगा, इसमें से कोई डाउट नहीं आएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको लेक्चर्स हमारे अच्छे लगे तो एक मेहरबानी करिएगा कि अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि उनका हेल्प हो जाए, उनको ये चीज़ें मिल जाए। मैं सिस्टमैटिकली पूरा लेक्चर बनाऊँगा एक लाइन से, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारा कवर करूँगा। तो कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, बट हर टॉपिक को प्रॉपर देखिए, कंप्लीट देखिए, पीछे की चीज़ें रिवाइज करते रहिए, ये आपके पूरा काम आने वाला है। ठीक है, तो हम अब अगले लेक्चर में प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।